केमिकल रिएक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि दो बीकर्स में या एक वेसल में कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन से बल्ब जलने लगे, साउंड सिस्टम बजने लगे? अलेक्जेंड्रो वोल्टा, हाँ, ये वो आदमी था जिसने ऐसा सोचा और उसने बनाई ऐसी डिवाइस जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। ऐसी डिवाइस को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री बाय फन में। मैं हूं आपका अपना पंकज अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। सबसे पुराना टाइप का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक टू पीस सेल है। अभी आप जो बैटरियां यूज कर रहे हैं, आप जो पेंसिल सेल यूज कर रहे हैं, वो कितने छोटे हैं, कितने कन्वीनियंट हैं, पर उन सबके दादाजी, उन सबके जो पुराने पेरेंट सेल हैं, वो है गैल्वेनिक सेल। और ये इतना कन्वीनियंट सेल नहीं था, ये इतना छोटा सेल नहीं था, ये तो दो बीकर मिला के एक सेल होता था। आइए दिखाता हूं आपको। ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, थोड़ा छोटा बना देते हैं। अब इनमें दो अलग अलग केमिकल फिल किए हुए हैं। इसमें आप ले लीजिए जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन। इधर आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट, और उसमें कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करके कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है। जो केटायन आपने यहां लिया है उसी की मेटलिक रॉड आपको यहां डुबोनी है। अगर यहां जिंक केटायन लिया है तो जिंक की रॉड डुबोनी होगी, और इसी तरह अगर कॉपर केटायन लिया है तो ये कॉपर की रॉड डुबोनी होगी। क्या ये हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। यहां पर लगाना पड़ेगा एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये ब्रिज जैसा दिख रहा है, इसके अंदर फिलअप किया है अगार अगार, और साथ में एक सॉल्ट डाला हुआ है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। इसकी जगह आप और भी दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो सॉल्ट के फॉर्म में। तो यह है सॉल्ट ब्रिज। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है, बड़ा से बड़ा कितना बड़ा बल्ब जलाया जा सकता है, या कितना बड़ा साउंड सिस्टम, स्पीकर या जो भी वो बजाया जा सकता है। तो इसके लिए मेजरमेंट करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है गैल्वेनोमीटर का ही बच्चा है। आप चाहो तो और भी कोई डिवाइस लगा सकते हो, कुछ बुक्स में यहाँ G लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इट्स ओके। हमें ये पता चलता है कि इस पूरी डिवाइस से इस वायर में करंट बहने लगता है। अब इस वायर में अगर आप बल्ब लगा दें तो जलने लगेगा, साउंड सिस्टम लगा दें तो बजने लगेगा। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो जिंक रॉड है, ऑफ कोर्स ये जिंक एटम की बनी होगी। वो जिंक एटम धीरे धीरे अपने दो इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर इस सॉल्यूशन में जिंक आयन बन के कूद जाते हैं। जिंक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन रॉड पे ही छोड़ देते हैं और खुद बन जाते हैं जिंक आयन। ये जिंक आयन कूद जाते हैं सॉल्यूशन में वैसे ही जैसे कोई स्विमिंग पूल के पास गया, उसने अपना जैकेट उतार के यहाँ रखा और खुद कूद गया स्विमिंग पूल में। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और आप सभी लोग जानते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। इस दूसरे बीकर की कहानी थोड़ी अलग है, और उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, उसके बने होंगे कॉपर आयन और साथ में बने होंगे सल्फेट आयन। आर्हेनियस अंकल ने कहा था, merely the preparation of solution of a salt furnishes ions। जैसे ही आप किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं वो आयंस में टूट जाता है। ये आर्हेनियस अंकल ने कहा। मैं अपने अंकल लोगों को बहुत अच्छे से याद करता हूं। अब आगे देखते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये जिंक एटम ने रॉड पर छोड़े थे जैकेट की तरह, ये इस वायर में घूमते 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 यहां पहुंचे। कहां पहुंचे भैया? कॉपर रॉड। कॉपर रॉड पर जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आए तो इन आयंस को तो जन्नत मिल गई, क्योंकि कोई भी आयन केटायन कब होता है?
जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिसके पास जिस चीज की कमी है उसकी चाहत में वो दौड़ कर जाएगा। अगर इस कॉपर आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उन इलेक्ट्रॉनों की चाहत में सॉल्यूशन के कॉपर आयंस रॉड की तरफ जाएंगे, रॉड से उनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो बन जाएंगे कॉपर एटम्स। सॉल्यूशन के कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बनते हैं और वो कॉपर एटम धीरे धीरे कॉपर रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट होने लगते हैं। इसमें काम की बात यह है कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस पूरी डिवाइस के एक हिस्से में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हिस्से में रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, हाँ सही पहचाना आपने, तो इसको रेडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट की तरह यूज करते हैं, उससे हमारे इक्विपमेंट्स को चलाते हैं। काम की बात यह है कि जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल मिलकर बन गया है फुल सेल। पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल 2 हाफ का बना हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। कन्वीनियंस के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड भी कह दिया जाता है और कन्वीनियंस के लिए रिडक्शन हाफ सेल को कैथोड भी कह दिया जाता है। तो ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, ये रहा वोल्टमीटर, सॉल्ट ब्रिज और ये पूरा सेटअप। आइए सॉल्ट ब्रिज के 2-3 फंक्शनों की चर्चा करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ी होगी क्या? आइए दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। अब देखिए, जब जब ऑक्सीडेशन होगा और इस सॉल्यूशन में नए नए पॉजिटिव आयन आएंगे तो पहले जितने जिंक आयन थे उतने जिंक आयन तो अभी भी है, प्लस और नए जिंक आयन आ गए। जब नए जिंक आयन आ गए तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, विथ टाइम पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज तो नहीं बढ़ रहा। सल्फेट आयन तो बेचारे जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं। तो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन की कमी होती जा रही है, नेगेटिव चार्ज की कमी होती जा रही है। तो सॉल्ट ब्रिज कहता है आप चिंता मत करो, मेरे पास ये KNO2 है ना, KNO2 इज K प्लस NNO2 माइनस। तो जैसे जैसे नए नए जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आएंगे उन आने वाले जिंक आयनों को ये नाइट्राइट आयन देगा। सॉल्ट ब्रिज आपका 2-2 नाइट्राइट आयन एक जिंक आयन को देगा और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह अब यहाँ का सीन देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के एग्जिस्टिंग कॉपर आयन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर एटम बना रहे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन के कॉपर आयन अपना घर छोड़ के यूएस जा रहे हैं, उनको वापस वहां से भी भेजने की तैयारी हो रही है। तो अगर सॉल्यूशन में कॉपर आयनों की यानी पॉजिटिव की कमी होती जा रही है तो सॉल्ट ब्रिज इन बचे खुचे रोते हुए सल्फेट आयनों को बोलेगा कि सल्फेट आयनों आप अकेले नहीं हो, मैं भेजता हूं आपके लिए K+ आयन। तो सॉल्ट ब्रिज के पॉजिटिव आयन इधर कैथोड की तरफ भेज दिए जाएंगे और जो पॉजिटिव की कमी हो रही है उस कमी को कंपनसेट कर दिया जाएगा और सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन इधर एनोड पे भेज दिए जाएंगे और वहां जो नेगेटिव की कमी हो रही है उसे कंपनसेट कर दिया जाएगा। इस तरह से सॉल्ट ब्रिज अपने आयन 2 अपोजिट तरह के आयन 2 अपोजिट डायरेक्शन में भेज कर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि जो सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट का नाम सुना है आपने? वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, अरशद वारसी नहीं। तो फिर सर्किट का मतलब होता है द सर्कुलर पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। तो यहाँ पर वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होता अगर नहीं लगाया गया होता ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लगाया तो सर्किट पूरा हुआ। तो सॉल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन है सर्किट को कंप्लीट करना और तीसरा फंक्शन है दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलाए बगैर कांटेक्ट में रखना। दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलाए बगैर कांटेक्ट में रखना।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको सॉल्ट ब्रिज के 3 बताए मैंने, और इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस गैल्वेनिक सेल में यहाँ जिंक रॉड और जिंक सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ रिडक्शन हाफ सेल में यानी कि कॉपर रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट में हो रहा है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो यहाँ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो यहाँ, पर जो भी हो रहा है चार्ज का लेन देन हो रहा है, और जहां भी कहीं चार्ज होता है चार्ज के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां चर्चा होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या पोटेंशियल की। तो जब इस सॉल्यूशन और इस रॉड के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर कोई चार्ज का लेना देना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक खास तरह का पोटेंशियल डेवलप होता है। उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल विच इज डेवलप्ड एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ रॉड एंड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन at the area of contact of rod and solution in any half cell of a galvanic cell। अब galvanic cell के तो दो हाफ सेल होते हैं, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा हम उसको बड़े प्यार से कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन हाफ सेल की बात करें तो रिडक्शन हाफ सेल में इस रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर यानी जहां ये सॉल्यूशन इस रॉड को छूता है, जहां ये सॉल्यूशन इस रॉड को गीला करता है, उस जगह पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू होती है। तो फिजिक्स कहता है कि अगर किसी सर्किट के कोई भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू में डिफरेंस हो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच करंट का फ्लो होता है। ऑफ कोर्स यहाँ भी करंट का फ्लो होता है, और वही करवाने के लिए तो हमने ये सब तामझाम किया था। अब इस रॉड और इस सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम कहते हैं ई ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ई एनोड यानी कि एनोडिक पोटेंशियल। और चूंकि यहाँ पर अभी अपन जिंक की बात कर रहे हैं इसलिए आप लिख सकते हो ई जिंक बाय जिंक आयन। जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है कॉपर रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, इसको आप लिख सकते हो ई कॉपर आयन बाय कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी का एक और नाम है ई कैथोड। तो ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, ई रिडक्शन भी बोल सकते हैं, मैं लिखता हूं यहां पर ई रिडक्शन। रिडक्शन हाफ सेल में डेवलप हो रहा है इसलिए ई रिडक्शन। ये एनोड है इसलिए एनोडिक पोटेंशियल, ये कैथोड है इसलिए कैथोडिक पोटेंशियल। यहाँ जिंक का यूज हुआ इसलिए जिंक वाला पोटेंशियल, या कॉपर का यूज हुआ इसलिए कॉपर वाला पोटेंशियल। तो आपको समझ में आया किसी भी गैल्वेनिक सेल के किसी भी हाफ सेल में रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चूंकि हमारे इलेक्ट्रोड ही दो तरह के हैं इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का है। इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, इसलिए पोटेंशियल भी एनोडिक पोटेंशियल कैथोडिक पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आती है। तो पोटेंशियल दो अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम हमको कितना वोल्टेज मिलने वाला है, मैक्सिमम हम कितना बड़ा बल्ब लगा सकते हैं, तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्यार से हम लोग कह लेते हैं सेल पोटेंशियल, ई सेल या सेल पोटेंशियल। इसका मतलब है इस पूरे गैल्वेनिक सेल से
मैक्सिमम कितना पोटेंशियल आपको मिल सकता है। सेल पोटेंशियल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस मामले में आप कह सकते हो, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इस मामले में आप कह सकते हो ई कॉपर आयन बाय कॉपर माइनस ई जिंक बाय जिंक आयंस। तो ये होता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इज अ डिफरेंस ऑफ कैथोडिक पोटेंशियल एंड एनोडिक पोटेंशियल। इस पूरी चर्चा में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि इस सॉल्यूशन की, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी या इस कॉपर सल्फेट की कितनी। मैंने आपको नहीं बताया कि इस वक्त यहाँ टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। So when we are not interested to explain the value of concentration of the solution, temperature or pressure, then the potential is a simple term electrode potential. पर अगर अगली बात में मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हम इंटेंशनली 1 मोल पर लीटर रखते हैं, जब ये सब ऑपरेशन हो रहा है तब टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं, और अगर यहाँ पर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, तब भी तो पोटेंशियल डेवलप होगा। पर तब जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होगा। कैसा कैसा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर 298 और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में डेवलप होने वाले पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एनोडिक पोटेंशियल, या फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे ई स्टैंडर्ड जिंक बाय जिंक आयन। इसी तरह अगर हमारे रिडक्शन हाफ सेल में जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो इस रॉड और इस सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर अब जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है इसलिए उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे ई स्टैंडर्ड कैथोड, या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई स्टैंडर्ड कॉपर आयन बाय कॉपर। तो मेरे दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रोड में यानी कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के किसी भी हाफ सेल में अगर रॉड और सॉल्यूशन के एरिया ऑफ कांटेक्ट पर कोई पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और वो तब डेवलप हो रहा है जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, तो उस वक्त डेवलप होने वाले पोटेंशियल को थोड़ा स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल बोलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब दोनों ही हाफ सेल में कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो दोनों के ही पोटेंशियल स्टैंडर्ड है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल होगा, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ द हाफ सेल्स इज 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर इज 298 केल्विन and pressure is 1 atmosphere, then the maximum potential that can be obtained from the cell when the cell is in open circuit is called standard cell potential. ओपन सर्किट का मतलब है उस सेल से उस वक्त कोई करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब आप उसकी मैक्सिमम एबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यह फॉर्मूला है हमारे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, जो स्टैंडर्ड कैथोडिक पोटेंशियल और स्टैंडर्ड एनोडिक पोटेंशियल की वैल्यू का डिफरेंस है। दोस्तों, हर एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया गया है, हर एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी उसी से कैलकुलेट हो जाता है। यानी अब आपको हर एलिमेंट के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अवेलेबल है डेटाबेस में। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपने यूज किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में किसी अलग लेक्चर में, किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE जो एक तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम दुनिया के किसी भी हाफ सेल का, अननोन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसी डिवाइस यानी कि SHE का यूज करके हमने दुनिया के सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया और निकालकर एक प्रैक्टिकल फाइल में, एक डायरी में, एक सुरक्षित जगह पर रख लिया। अब इनकी अलग अलग वैल्यूज आई, कोई वैल्यू नेगेटिव थी, कोई पॉजिटिव थी। अब ये जो भी वैल्यूज आई, जो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, ये वैल्यूज को हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कुछ किताबें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को किसी असेंडिंग या किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बारे में। इस तरह के सारे अरेंजमेंट को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं सीरीज। तो आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जिंक है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, लेड है, आयरन है, लिथियम है और सब कुछ। इन सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया और हर बार उस एलिमेंट के लिए उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया। वो दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और उसी वैल्यू का साइन ऑपोजिट कर दीजिए तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ऐसा मैंने देखा है कि जो यूरोपियन बुक्स हैं, जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कंसीडर करते हैं और जो अमेरिकन साइंटिस्ट है या उनको सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं या उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए साइंटिस्ट हैं, वो ज्यादातर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। हमको, इंडिया को, भारत को यूरोपियन कंट्रीज ने इतने साल तक गुलाम बना के रखा, इसलिए हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा सिखाया गया और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को ज्यादा कंसीडर करते हैं। अब हमने सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को ऊपर से नीचे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सारी वैल्यूज आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है और सच बताओ मुझे भी याद नहीं है, पर जो जो याद है उससे मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ। कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कि उस एलिमेंट का नाम है जिंक और जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट है। ये नेगेटिव वैल्यू है, काफी छोटी वैल्यू है। इससे भी छोटी छोटी और वैल्यूज होती होंगी। इस लिस्ट के टॉप पे मैं आपको दिखाऊंगा लिथियम, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत नेगेटिव होती है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, ऐसे करते करते हम एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के असेंडिंग ऑर्डर में रखते जा रहे हैं। कभी ना कभी बारी आएगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.00 कंसीडर की गई है। फिर उससे बड़ी वैल्यूज यानी पॉजिटिव वैल्यू, बीच बीच में और एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यूज है, उनको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट्स। फिर और बड़ा तो कभी ना कभी बारी आएगी आपके सिल्वर की। सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.80 वोल्ट्स। फिर और उस नीचे कहीं ना कहीं बारी आएगी गोल्ड की, Au ऑरम, उसकी वैल्यू और बड़ी होगी। फिर मर्क्यूरी की बारी आएगी। इस तरह से एक लिस्ट बनेगी। हमको इन वैल्यू से अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं है और आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। ये हर क्वेश्चन में आपको दी होगी, चाहे एग्जाम JEE की हो, एग्जाम नीट की हो, एग्जाम 11 की हो या 12 की हो। हर एग्जाम में वैल्यूज गिवन होती है, इसलिए आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये समझना है कि इस सीरीज में ऊपर की तरफ कौन लिखे हुए हैं, नीचे की तरफ कौन लिखे हुए हैं। आप जब 10th क्लास में थे और मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ते थे तो वहाँ एक एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी। वहां पर भी आपने देखा बीच में हाइड्रोजन थी, ऊपर ज्यादा एक्टिव मेटल्स थे, आयरन था, जिंक था, नीचे कम एक्टिव मेटल थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी थे। ये वही है, एक्टिविटी सीरीज का ही ये थोड़ा डिटेल फॉर्म है और कोई नई बात नहीं।
तो when standard reduction potentials of various elements are arranged in an ascending order, then we get a list or series. This list or series is simply known as electrochemical series. मेरे जो दोस्त NCERT पढ़ते हैं उनको कभी कभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लिस्ट मिलेगी और वो लिस्ट उल्टी होगी। जो सबसे नीचे है यहाँ मेरी सीरीज में, वो उसमें सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे होगा। आप चिंता मत करिए, वो भी सही है, ये भी सही है। जैसे आप किसी चीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिसेंडिंग में, पर मेरा सजेशन है आप लोगों को मेरे दोस्तों कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करिए, वो आसान है यूज करना, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखिए जैसा कि हमने बनाया है। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या फायदा निकला ये सब करने से? ये वैल्यूज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या फायदा निकला? क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के किसी भी एलिमेंट पर आप उंगली रख दीजिए, वो अपने से नीचे वाले सभी एलिमेंट्स के मुकाबले जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे वाले किसी भी एलिमेंट के मुकाबले जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। ऊपर वाले एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है, पर नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट, आप यहाँ उंगली रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, वो अपने से नीचे वालों के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। बहुत आसान सी बात है। इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट के मुकाबले स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट, जैसे कि जिंक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन सबसे, लिथियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन सबसे, कॉपर सिल्वर के मुकाबले तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस बात का उल्टा कर ले तो जो जितना ऊपर है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब सीरीज में जो जितना नीचे है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही पहचाना आपने। तो सिल्वर इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कॉपर। समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं। तो इस सीरीज का जो भी एलिमेंट ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट के मुकाबले स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर आप इस सीरीज के कोई भी दो एलिमेंट को मिलाकर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बनाया था, जैसे ये जिंक और ये कॉपर को मिलाकर हमने सेल बनाया, तो इसमें से एनोड कौन था? जो ऊपर वाला एलिमेंट था। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा अगर नीचे वाले के साथ जोड़ा जाए तो वो ऊपर वाला एलिमेंट एनोड होता है। अगर आप यहीं के दो एलिमेंट ले लो, कॉपर और सिल्वर को मिलाकर अगर आप एक गैल्वेनिक सेल बना लो तो कॉपर एनोड होगा सिल्वर के साथ। सिल्वर और गोल्ड को मिला के सेल बनाओ तो सिल्वर एनोड होगा। तो जो ऊपर होता है वो एनोड होता है। बात समझ में आ रही? अब एक बहुत ही खास बात आपको बताता हूं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर का एक ऑर्डिनरी सॉल्ट है, और इसमें मैं डाल देता हूं जिंक, तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को। जिंक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह बैठकर जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर। पर इसका उल्टा हो पाएगा क्या? इसका उल्टा क्या होता है? अगर कॉपर जिंक को रिप्लेस कर दे, थोड़ी सी जगह बना लूं यहाँ पर। अगर आप देखें कि इस सॉल्यूशन में आप कॉपर को डालें जिंक सल्फेट में, और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनेगा और जिंक निकल जाएगा, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि जो एलिमेंट इस सीरीज में नीचे है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो अपने से ऊपर वाले यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। मैं अंबानी को डोनेशन नहीं दे सकता, मैं अडानी को डोनेशन नहीं दे सकता, वो मुझे दे सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कॉपर को सिल्वर में डालें, जैसे मेरे पास अगर कोई सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड, और उसमें मैं कॉपर डाल देता हूं, तो कॉपर सिल्वर से तो ऊपर है, इसलिए कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर। कॉपर सिल्वर को उसके सॉल्ट में से, उसकी दुनिया में से निकाल कर बाहर कर देगा,
और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। बेचारा सिल्वर अकेला तन्हा अरिजीत सिंह के गाने गाते हुए अपने दिन बिताएगा। मैं आपको और एक दो चीजें बता सकता हूं, ऐसी और भी कई रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है, तो आप हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट डाल दो, जिंक डाल दो, तो वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, आपको मिलेगा जिंक सल्फेट और मिलेगी हाइड्रोजन। इन चारों रिएक्शन को दिखाने के पीछे पर्पस ये था कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसी के सॉल्ट में से निकाल सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, भगा सकता है, पर नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैं एक बार हाइड्रोजन को फिर उसकी जगह पर बिठा दूं जिसकी वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अभी तक आपने ये देखा कि ऊपर वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, नीचे वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऊपर वाला एलिमेंट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है नीचे वाले के मुकाबले, और ऊपर वाला एलिमेंट अगर नीचे वाले के साथ जोड़ा जाए, यानी जिंक को अगर कॉपर के साथ जोड़ा जाए, तो जो ऊपर वाला होता है वो एनोड होता है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मजा आएगा आपको। ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है, नीचे वाला ऊपर वाले को कुछ नहीं दे सकता, ऊपर वाला जब चाहे नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, पर नीचे वाला आज तक ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ऊपर वाला बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऊपर वाला एनोड है, एनोड, क्योंकि ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है।